Hey guys, what is up people? Welcome to this session. This is the second part of all competency focused practice paper released by CBSE जो अभी एक हफ्ते पहले रिलीज हुई है ना। पार्ट 1 हमने किया था बस मेरे ख्याल से परसों, लेकिन हुआ क्या कि भाई 1 घंटे के सेशन के बाद YouTube में ग्लिच के कारण बहुत ज्यादा लैग होने लगा था और फिर मेरे को सेशन कैंसिल करना पड़ा। तो ये बहुत ऑन डिमांड आया है ये वीडियो की सेकंड सर इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो मैं आ गया हूं कंप्लीट करने के लिए क्योंकि डिमांड इसलिए आया आपकी तरफ से और मैंने भी आपको बहुत क्लियरली बताया था। तो सवाल का लेवल है रिलीज बाय सीबीएसई इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस पेपर बहुत सिमिलर है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सवाल का लेवल भी सही और सवाल के टाइप भी बहुत ज्यादा सिमिलर है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको मिल सकते हैं। इसलिए एक्सट्रीमली जरूरी है कि आप इस प्रैक्टिस पेपर को पूरा करें। हमने उस पहले सेशन में लाइट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाकी है। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होंगे उनको हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि सीबीएसई ने एक ऑल इन ऑल फुल सिलेबस वर्जन बनाया हुआ है, जो डिलीटेड सिलेबस उसको भी रखा हुआ है, तो उन सबको हम ओमिट आउट कर देंगे। तो शुरू करते हैं ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट से और देखते हैं कि भाई इनमें से कौन कौन से सवाल है जो आपको आ सकते हैं और आने चाहिए, लेकिन है तो भाई सारे के सारे सवाल बहुत बढ़िया। तो शुरू करें फिर, चलो फिर आ जाते हैं भाई, आ जाओ। हाँ जी, तो बहुत देर रात को मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको और आई एम रियली सॉरी मैं इसको लाइव लेकर नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि भाई इतने सारे सेशन शेड्यूल्ड है ना चैनल पर। आप देखोगे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक सेशन चल रहे हैं। देयर इज नो टाइम फॉर मी टू कम लाइव एंड टेक इट एंड और उसके अलावा प्रीमियर करने का भी टाइम नहीं है, लाइव करने का टाइम नहीं, तो प्रीमियर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वीडियो को बस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग देखो, जब मौका मिले जब वक्त मिले आप देख लो और आपका जो जो नॉलेज बाकी रहेगी वो पूरी हो जाए आपकी। बस इतना ही मेरा मकसद है और मैं आपको कर रहा हूं। शायद आपको दिख रहा होगा कि हम सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो भाई फोड़ कराना बस, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है। पहला सवाल ये आपके सामने ये रहा, मैं थोड़ा सा अपना पेन निकाल लेता हूं। हाँ, If the earth did not have an atmosphere, which of the following shows what you would see you looked at the sun? ठीक है, अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जब आप सूरज की तरफ देखते तो आपको क्या दिखता? एक येलो कलर की स्काई और सूरज सेंटर में, कि एक रेड कलर की स्काई और सूरज सेंटर में, कि ब्लैक कलर की स्काई और सन सेंटर में जैसा हमें स्पेस में दिखता है, या एक ब्लू कलर की स्काई और सन, मतलब ब्लू कलर तब भी दिखता है आपको कि नहीं? जवाब इसका बहुत सिंपल है, हम सबको पता है। इसका जवाब होना चाहिए ब्लैक कलर, यानी कि ऑप्शन सी, है ना। जैसे स्पेस में हम देखते हैं सूरज को, तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती है, कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, इसलिए हमें सूरज जो है दिखता है और आसपास पूरा पूरा बैकग्राउंड ब्लैक होता है क्योंकि यूनिवर्स और स्पेस का कलर ब्लैक ही है ना। वहां पे कोई और कलर है नहीं, इसलिए हमें भी हमारा जो स्काई है, जैसे हम रात को चीजें देखते हैं वैसे दिखाई देगा। एक सूरज होगी और पूरा पूरा बाकी सब डार्क होगा। अब सवाल ये हो सकता है कि सर स्कैटरिंग नहीं होती है तो सन की लाइट व्हाइट है तो हमें व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई देना चाहिए ना, या तो कम से कम थोड़ा येलोइश कलर दिखाई देना चाहिए, ये हमें काला क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब सेम है जो स्पेस के लिए है। स्पेस में इतने सारे सूरज है, इतने सारे स्टार है, तो हमें क्यों नहीं दिखता व्हाइट कलर का स्पेस, व्हाइट कलर का यूनिवर्स, हमें ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि इसको आप इसको सिंपल तरीके से समझना। मान लो कि ये सूरज है, ठीक है, और यूनिवर्स हमारे सोलार सिस्टम जितना बड़ा है, ऐसे मान लो ये सूरज है और हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारे इस सोलार सिस्टम जितना बड़ा है। अगर आप मानोगे तो आपको बात समझ में आ गई कि भाई एक सिंपल सूरज इतने बड़े जगह को रोशनी से भर नहीं सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि आप एक बहुत बड़े हॉल में चले जाओ, हॉल में जाने के बाद एक छोटी सी माचिस की तीली जला दो तो भाई पूरा पूरा हॉल चमकने नहीं लग जाएगा, बस उस एरिया में थोड़ी रोशनी आ जाएगी, बाकी जगहों पर आपको फिर भी अंधेरा ही दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। एग्जैक्टली वही केस आपके यहां पे भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट point refer to the visibility of objects close by and far away from the human eye respectively. Near point 25 सेंटीमीटर का, far point infinity का। These are the maximum minimum distances at which an object is clearly visible to a person. Correct है। सवाल पूछो भाई, ये क्या केस दे दिया, सवाल तो पूछो। The near point and far point are determined with regards to the function of which part of the eye. नियर पॉइंट और फार पॉइंट कौन सा पार्ट आपका डिसाइड करता है आपकी आंखों के थ्रू? कौन सा पार्ट? प्यूपिल? बिल्कुल नहीं। रेटिना? बिल्कुल नहीं। आईबॉल? बिल्कुल नहीं। सिलरी मसल्स इज द करेक्ट आंसर। क्यों? सिलरी मसल्स आपके लेंस को लेंस के साइज को कंट्रोल करती है।
है ना। लेंस लंबी होगी तो दूर का दिखेगा, लेंस चपटी होगी तो नजदीक का दिखेगा। तो नियर पॉइंट, फार पॉइंट इज कंट्रोल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द सिलियरी मसल्स व्हिच कंट्रोल्स द लेंस। तो भूलना नहीं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लेंस होता, सिलियरी मसल नहीं होता, तो लेंस तब भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन बात यह है तब भी सिलियरी मसल्स जीतता, लेंस नहीं जीतता, क्योंकि लेंस को कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल कंट्रोल करता है। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट कंट्रोल भी सिलियरी मसल करती है, लेंस नहीं करता। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, Which of these is a reason why a far-sighted person needs a convex lens to correct his vision? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की क्यों जरूरत होती है? एक फार साइटेड मतलब कि जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया होता है, जो नजदीक का नहीं देख सकता है, उनके लिए कॉन्वेक्स लेंस क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है? एक रीजन तो ये कि भाई जब जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया होता है, मान लो ये उस इंसान की आंख है, ये लेंस है, तो जब नजदीक के ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है तो लेंस जो है रेटिना के पीछे इसे कन्वर्ज करता है। तो अगर हम एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो लाइट रेज और डाइवर्ज होके और पीछे जाकर आपका कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर हमें इसको थोड़ा सा रेटिना पे कन्वर्ज करना है तो हमें एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा फिर पूरा रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगा आपका इमेज। तो इस वजह से कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। द इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ हिज रेटिना, नहीं, इट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। The image forms behind the retina is the correct answer. Image forms below the retina, no. Forms on the retina, no. तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और हमारा कॉन्सेप्ट भी एकदम स्ट्रॉन्ग था। Good job, people. Next question on your screen. Under which of these can myopia and hypermetropia be classified? Defects of vision, I believe. Breakdown of tissues, नहीं. Myopia, hypermetropia क्यों होती है? Elongation of eyeball, shorter eyeball, excessive curvature of lens, less curvature of lens, इन reasons की वजह से। Incorrect bending of light in the eye, इनकरेक्ट बेंडिंग ऑफ लाइट, बाकी ऑप्शंस पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सही है, बाकी देखते हैं। इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, इनकरेक्ट रिफ्लेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इनकरेक्ट कोऑर्डिनेशन विद ब्रेन फॉर कलर, ऑफ कोर्स नॉट, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस होगी, ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन जो सेंस बनाती है वो ये है, इनकरेक्ट बेंडिंग ऑफ लाइट इन दी आई। तो मतलब लेंस ठीक से बेंड नहीं कर रही, कन्वर्ज नहीं कर रही रेटिना पे, इसका मतलब यही है। So this is the only sensible answer which we can give out of these 4 options. Correct? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक और केस आ गया है। The iris is a muscular diaphragm that controls the size of the pupil. वाह वाह वाह। It consists of 2 layers. वाह वाह वाह। The front pigmented fibrovascular layer known as stroma. वाह, ये पढ़कर मेरे को आ गया ट्रॉमा। And beneath this stroma pigmented epithelial cells. And now this is a session taught by Amrit sir. Wow, wow, wow. The color of the eye is defined by the pigmentation of the iris. इसके बाद इस सवाल का कोई भी महत्व नहीं रहेगा, किसी से भी पूछ लो, ठीक है। आप देखो इसके बाद जो सवाल आएगी ना, इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, ये सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में या तो परेशान या तो बोर करने के लिए दिया हुआ है। सवाल देखो क्या है। Which of the following can be directly affected if the iris does not function properly? What could भाई? Identification of colors, iris नहीं करती है। Identification of colors, retina करती है। The amount of light entering the eye, ये कंट्रोल करता है iris with the help of pupil. Transmission of visual information to the brain, वो optical nerve करती है। Final adjustments of for focusing the objects, वो लेंस करता है। तो ये जवाब देने के लिए मुझे वो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी जिससे मेरे को इतना ज्यादा ट्रॉमा हो गया। नेक्स्ट सवाल। रोहन लिट एन इंसेंस स्टिक इन हिज रूम, मतलब अगरबत्ती जला दी रोहन ने। क्यों? प्रार्थना कर रहा, एग्जाम का टाइम होगा, प्रे करेगा ना। एंड आफ्टर एन आवर ऑब्जर्व दैट व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्ड हिज रूम थ्रू अ स्मॉल गैप इन द विंडो ही वाज एबल टू सी द पाथ ऑफ द बीम। ठीक है, तो उसके घर में ये विंडो है, तो अगरबत्ती क्यों जलाई उससे जब विंडो से रोशनी आ रही है? पागल रोहन है यार ये। तो भाई एक छोटे से होल से रोशनी अंदर आ रही है और उसको दिख रहा है कि रोशनी अंदर आ रही है, पाथ दिख रही है, तो पता हो गया ना आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। हाँ, which of the following is most likely true about the air present in the room? It is a pure substance, no. It is a compound, no. It is a solution, no. It's a colloid, yes. है ना? आपका एटमॉस्फेयर एक कोलॉइडल मीडियम है, आपको पता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ये 9th ग्रेड की केमिस्ट्री है, 10th ग्रेड की फिजिक्स है। हाँ जी। In a medium like glass, the velocity of light increases as the wavelength increases. What? What? Question wrong from CBSE?
In a medium like glass, the velocity of light increases. What? प्रैक्टिस पेपर में गलत सवाल ही पूछ लिया हमारे सीबीएसई ने तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई. In a medium like glass, the velocity of light increases. No, it decreases. It decreases if the light is traveling from air to glass. As the wavelength also increases, नहीं, changes. Wavelength increase, decrease, हाँ मतलब किसी लाइट का होता है, किसी लाइट का मतलब basically get the idea. वो disperse होती है. Which of the following light would be the fastest in the glass? Fastest तो of course सी बात है. In a medium, the fastest light will always be red color. The slowest would always be violet. उसके बाद जो विबग्योर है वो उसी स्टेट में होगा, है ना. आपको विबग्योर पता है, VIBGYOR, करेक्ट. वेवलेंथ is highest this way, velocity is highest this way, refraction is highest this way. ठीक है, तो इसका फोटो ले लीजिए, याद रहेगा हमेशा. या तो आप ये भी लिख सकते हो, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आप ये भी लिख सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे. ठीक है, हो गया भाई. तो ये पहला लाइन तो बहुत ही बेकार सा देते मेरे को लग रहा है. ठीक है. Which of the following correctly gives the sequence of events that take place when human eye changes its focus from a distant object to a closer object? मतलब आप किसी दूर की चीज को देख रहे हो, अब आप नजदीक की चीज को देखोगे तो क्या चेंज होगा आपके आंखों के अंदर. तो पहले हम हमारे दिमाग से लिख देते हैं क्या होना चाहिए. ठीक है, जब आप दूर की चीजें देख रहे हो तो आपकी लेंस मोटी है, मतलब लेंस लंबी है, आपके सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड है. ठीक है, लेकिन अभी आप अपना फोकस नजदीक कर रहे हो तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और आपका लेंस जो है चपटा हो जाना चाहिए तो आपको नजदीक की चीजें दिखे. ये चेंजेस आनी चाहिए. देखते क्या होता है. सिलरी मसल्स रिलैक्स नहीं होती है तो पहला ऑप्शन, तो पहला वर्ड देके समझ में आ गया. सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. कर्वेचर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस नहीं, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीज होती है. कर्वेचर, कर्व बड़ा हो रहा है ना भाई, स्फीयर बड़ी हो रही है, करेक्ट. तो ये गलत है. सिलरी मसल्स रिलैक्स नहीं, तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर. कर्वेचर ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस, करेक्ट. फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, वो भी करेक्ट. यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये घपले वाला सवाल है. अगर आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई इसमें सिर्फ 2 ही है, इसमें 3 लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई ना कोई होगा. फिर गैस मारोगे. कॉन्सेप्ट पता हो तो गैस मारने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना बेटा. चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए. हाँ, अ पर्सन्स नियर पॉइंट इज एट 45 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज 2 मीटर. बेचारा, इसको प्रेस बायोपिया है फॉर श्योर. व्हाट काइंड ऑफ करेक्टिव लेंस इज बेस्ट सूटेड फॉर हिज विजन डिफेक्ट. भाई इस बंदे को इन्फिनिटी तक नहीं दिख रही, दूर का नहीं दिख रहा, उसको 2 मीटर तक ही दिखता है, और उसको नजदीक में भी 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिख रही, 45 सेंटीमीटर पे दिख रही है चीजें क्लियरली. उसके बाद वो ब्लर हो गया, तो इसको ना दूर का दिख रहा है ना नजदीक का, तो इस इंसान को प्रेस बायोपिया है. और प्रेस बायोपिया का जो करेक्शन होता है वो बाइफोकल लेंस के थ्रू होता है, जहां पे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का मिक्स होता है. पता है ना आपको. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स तो बिल्कुल नहीं है. तो देख रहे हो आप, ये जो भी सवाल है ये सब आपके लेवल के हैं, ये 10 के लेवल के हैं, और ये ऐसे ही सवाल आपके सेक्शन ए में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऐसे ही सवाल आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल. तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो प्रैक्टिस पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा मेरे को लग रहा है बहुत क्लियरली कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल एकदम बराबर है सीबीएसई के लेवल के, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली सेम है जो बोर्ड्स में आते हैं. तो कहीं ना कहीं से दिल कहता है कि भाई ये आ सकता है, आ सकता है. और मोस्टली मेरा जो हंच होता है वो गलत नहीं होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको भी देख लेना, इस प्रैक्टिस पेपर को एक बार देख लेना. ठीक है, इस सेशन में देख रहे हो, कहीं और से देख रहे हो, लेकिन देख लेना. मुझे उससे फर्क पड़ता है कि आप देख लो इस सवालों को. यहां से देखना है, व्यूज फर्क नहीं पड़ता, आप अपना तो देख लो. ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं. हाँ, नंदा सॉ रेज ऑफ सनलाइट एंटरिंग इनटू अ डार्क रूम. यस, एज शोन बिलो. ठीक है, पता नहीं भाई नंदा कहाँ रहती है. नंदा लगता है मेरे को कंस्ट्रक्शन साइट में रहती है भाई. ठीक है. ही देन, अच्छा रहती नहीं, रहता है, नंदा लड़का है, सॉरी भाई. He then did something to the air in the room, after which he was not able to see the sunrise. भाई एक ही तो अच्छी चीज है जो रोशनी उसके अंदर आ रही थी, वो भी निकाल दिया बंदे ने. अच्छा, what is that Nanda could have done to make the rays of sunlight invisible? Justify your answer. एक ही चीज है जो नंदा कर सकता है, और वो है कि भाई ये रोशनी क्यों दिख रही है हमें. पहले इसका जवाब मिल जाएगा तो फिर आपको क्या करने से नहीं दिखेगी वो भी समझ में आ जाएगा. रोशनी हमें इसलिए दिख रही है क्योंकि इस बंदे का रूम बिल्कुल क्लीन नहीं है,
और एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो जब ये लाइट इन डस्ट पार्टिकल से टकरा रही है तो आपको उस रोशनी का पाथ, रास्ता दिखाई दे रहा है। इस वजह से अगर आपने उन डस्ट पार्टिकल्स को निकाल दिया तो फिर आपको वो रोशनी नहीं दिखाई देगी। यानी कि फाइनली नंदा ने अपना रूम क्लीन कर लिया। तालियां, तालियां भाई, तालियां। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। मार्स's एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन एंड आर्गन एंड नेग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर और ऑक्सीजन एंड मीथेन बहुत कम है, ठीक है, पता नहीं क्यों बोला जा रहा है बट समझते हैं। Using the information given in the sentence above and knowledge about how rainbows are formed on Earth, explain why rainbow formation is impossible on Mars. जवाब बहुत सिंपल है, मार्स में ऑक्सीजन की कमी है, वाटर वेपर की कमी है, मीथेन की कमी है। मीथेन का तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर वेपर से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि वाटर वेपर की कमी बहुत है, इसका मतलब यह है कि मार्स में जो है मॉइस्चर की कमी है, और क्योंकि मॉइस्चर की कमी है एक पूरा वाटर ड्रॉपलेट नहीं बन सकता है, वाटर ड्रॉप नहीं बन सकता है मार्स में। क्योंकि एक वाटर ड्रॉप नहीं बन सकता है, रेनबो फॉर्मेशन नेचुरली नहीं हो सकती, रेनबो फॉर्मेशन नेचुरली नहीं हो सकती है। कुछ वक्त पहले नासा ने यह फोटो अपलोड किया था ट्विटर पर, ठीक है, मार्स की फोटो है और वहां पे हमारे जो इंटरनेट में लोग हैं, जो हमारे नेटिजन्स हैं, उन्होंने भाई रेनबो देखा, उन्होंने बोला अरे भाई मार्स में भी रेनबो होती है क्या, होता लिया मारो। फिर नासा ने बोला अरे चौधरियों ऐसा थोड़ी होता है, बुड़बको, मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं है हमारी जैसे, वाटर वेपर कंटेंट कम है, तो आसमान में आपको रेनबो कहां से दिखेगा? पप्पा जी आपके वहां पे उठा के रेनबो लगा के आएंगे, नहीं होता है ऐसे। तो ये क्या है, ये जो कैमरा से इस फोटो को ली गई है, उस कैमरा में जो ग्लेयर आती है ना फोटो खींचते वक्त, वो ग्लेयर है। सारे बुड़बकों की बोलती बंद हो गई। ठीक है, तो यस देयर इज नॉट इनफ वाटर ऑन मार्स फॉर क्रिएटिंग दैट इफेक्ट ऑफ रेनबो। ठीक है बेटा, चलो। स्पेस इज मोस्टली वैक्यूम डिवॉइड ऑफ एनी मीडियम, करेक्ट? हाँ भाई, ये तो हमने सीखा यही है। What color does the sun appear to the astronauts and international stage? भाई ये सब ने बहुत डिस्कस कर दिया, अभी पहला सवाल हमने डिस्कस कर लिया। Give reason for your answer. There is no atmosphere, no scattering. क्यों नहीं होता है वो सब हमने डिस्कस कर लिया कि भाई बहुत बड़ा स्पेस, ब्ला 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 ब्ला, है ना, खत्म। लो, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। भाई कितने वक्त में कंप्लीट हो गया? 17 मिनट में हमने ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट कर दिया। 17 मिनट भी नहीं, शुरुआत के 2 मिनट तो मैं बकबक कर रहा था, 15 मिनट में हमने ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है। यही मैंने बच्चों को बताया भी था कि सवाल ह्यूमन आई के और मैग्नेट इफेक्ट्स के बहुत इजी है, जो प्रैक्टिस पेपर में आए हुए हैं सीबीएसई के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के थोड़े बहुत हार्ड है, तो अभी हम वो भी इलेक्ट्रिसिटी में सारे हार्ड नहीं है, 1 या 2 सवाल लाइट के जैसे थोड़े से हार्ड है। तो इलेक्ट्रिसिटी में शायद हमें 20 या 25 मिनट लग जाएगा, लेकिन वो भी आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आप बस फोकस करो यहाँ पे। 4th इलेक्ट्रिसिटी में वक्त बिल्कुल आपका मैं बर्बाद नहीं करूंगा, आप देखो वीडियो को पूरा और मजे करो, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई 1 घंटे के अंदर ये तीनों चैप्टर्स हो जाए, ताकि आपका वक्त जो है मिनिमम आप यहां पे डालो, ताकि ये जो नॉलेज है वो आपके अपरंपार रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर चलो इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं, देन आदान करते हैं। हाँ जी भाई, पहला सवाल ही एकदम दमदार, कुछ तो बना दिया। क्या बना दिया भाई इस बंदा ने? कैंडल है क्या? एलईडी है? अच्छा। सुरेश बॉट अ पैकेट ऑफ 100 एलईडीज। सुरेश लगता है मेरे को एलईडी बेचता है भाई, 100 एलईडी लेके क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं। To make his own lights for decoration in his house. बेटा एग्जाम होने दो, रिजल्ट आने दो, डेकोरेशन तो आपके मम्मी पापा करेंगे, फिर लड्डू बटेगी कि बेल्टें वो बाद में देखेंगे। The packet on the LEDs had the following printed on a label: LED 2835, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है। 0.2 वॉट पावर, LED की पावर 0.2 वॉट। 30 लूमेंस ब्राइटनेस होती है। लूमेंस की क्या? लूमेंस इज द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस। अब ध्यान मत दो, चलता है। 3 वोल्ट, पता है वोल्टेज? हाँ ठीक है, तो 3 वोल्ट 0.2 वॉट की एलईडी है हर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड कनेक्ट द एलईडीज ही रेफर टू द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम ऑन अ वेबसाइट। तो ये डायग्राम उसने देखा और यहाँ पे मेरे ख्याल से देखते हैं हम पहचान लेंगे सीरीज सर्किट है, और मोस्टली सारे एलईडीज का जो दिवाली कनेक्शन होती है वो एलईडी सीरीज में कनेक्ट होती है। आप देख रहे हो भाई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एलईडी कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड नहीं। पैरेलली होती तो ऐसे 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 कनेक्ट होकर आती, एक एक करके कनेक्ट होकर आती है ना। तो ये सीरीज कनेक्शन है, क्लियर हो गया मैं। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। Which of the following describes how the LEDs are connected in the circuit diagram? भाई ऑल इन सीरीज है,
No doubts, all in series, right? Next, if the LED marked LED2 in the diagram, LED2 कहाँ है LED2? ये है हीरो, LED2 ठीक है, क्या हो रहा है इसके साथ बताओ? Stopped working. अच्छा, which other LEDs will also stop? ये वो है, अगर मैं डूबा तो तुम सबको लेकर डूबूंगा, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम सब पकड़े जाओगे, ये वो बंदा है। तो सीरीज कनेक्शन में एक दिक्कत होती है कि अगर एक काम करना बंद कर दे तो सर्किट वहीं पे ब्रेक हो जाएगी और उसके आगे नहीं जाएगी। तो यहां पे जो हमारा सर्किट बना हुआ है, अरे मुन्ना, यहां पे जो हमारा सर्किट बना हुआ है, ये अगर काम करना बंद कर दे तो यहां से जो वायर से करंट जा रही है वो यहां ब्लॉक हो गई, इसके आगे करंट ही नहीं जाएगी। तो ये सारा का सारा काम करना बंद कर देगा, और काम करना बंद कर दे तो आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो फिर ये भी काम नहीं करेगा। बड़े शेर हो आप। अच्छा, तो क्या है जवाब इसका? ऑल द एलईडीज इन द सर्किट, यस, ऑल द एलईडीज इन द सर्किट विल स्टॉप वर्किंग, बराबर। अगला सवाल, ठीक है बेटा, ये क्या है देखते हैं, आ जाओ। सुरेश डिसाइडेड टू कनेक्ट ऑल द एलईडीज इन हिज लाइट्स इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी बैड आइडिया, बट ठीक है भाई, डायग्राम में वही दिया हुआ है तो सुरेश वही करेगा, ठीक है, ओके। हाउ मेनी एलईडीज विल ही नीड टू कनेक्ट if he is going to connect the lights to a 240 volt main supply? काफी अच्छा सवाल है, so that the LEDs work at their power rating, ठीक है। अब देखो, अगर एक LED वो हमारे मेन सॉकेट में लगा देगा ना ऐसे, तो LED भी फुस और सुरेश भी फुस। फिर सुरेश का फोटो लगेगा यहाँ पे, हम सुरेश के फोटो में माला लगाएंगे, ठीक है क्योंकि भाई इतनी छोटी सी LED इतने ज्यादा वोल्टेज कैसे सह सकती है, फ्यूज हो जाएगी वो। तो कितने LEDs हम लगा लें कि भाई वो सह ले, है ना। जैसे होता है ना कि भाई अगर एक उंगली है तो टूट जाएगी, मुट्ठी है तो साथ में रहेगी, नहीं टूटेगी, वो सुना है ना आपने, हम सिकंदर ही दोस्तों कहला, वही सुना है ना आपने, लकड़ी एक हो तो टूट जाती है, झुंड में हो तो नहीं टूटती है, वही वाली बात भाई, ठीक है। तो एक एलईडी को तो फ्यूज हो जाएगी, कितने एलईडीज लगाते हैं क्यों फ्यूज नहीं होगी? तो देखो, टोटल वोल्टेज जो है 240 वोल्ट का है। आपने अगर याद होगा तो हर एक एलईडी की इंडिविजुअल वोल्टेज 3 वोल्ट थी, ठीक है। तो कर दो ना डिवाइड, 240 वोल्ट बाय 3 वोल्ट करोगे तो कितने नंबर ऑफ एलईडी आप लगा सकते हो, तो आ जाएगी, सेम ही बात है यार, है ना। सो बेसिकली इट इज N इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल वोल्टेज। इंडिया वोल्टेज नहीं है, इंडिविजुअल है, याद रखना बेटा, ठीक है। टोटल वोल्टेज 240 है, हर एक एलईडी का 3 है, तो कितने एलईडीज आ जाएंगे भाई? ये आ जाएंगे 80 एलईडीज आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। आई एम होपिंग ये जो बच्चा ये देख रहा है सेशन, उसको ऑलरेडी जवाब मुझसे पहले मिल गया हो, आई एम होपिंग, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट विल हैपन इफ ही कनेक्ट्स 100 एलईडीज ऑल इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द 240 वोल्ट मेन सप्लाई? अगर 100 के 100 एलईडी को अभी उसने पैरेलल लगा दिया सीरीज के बदले, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। Each LED will work as expected since the available voltage is more than 3 volt. Okay. Each LED will have a potential difference of 20 volt. ये सही लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता ना, क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर आपने सारे LED को पैरेलल लगा दिया, सारे LED को अगर आपने पैरेलल लगा दिया, तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ये याद रखोगे आप। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है और वो वोल्टेज इक्वल होती है टोटल वोल्टेज से। टोटल वोल्टेज यहां पे 240 वोल्ट का है, और अगर हर एक एलईडी को 240 वोल्ट मिल गया तो भाई वो तो फ्यूज हो जाएगा ना। तो ये तो गलत बोल दिया इसने, करेक्ट। ईच एलईडी विल हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट एंड देयरफॉर दे विल गेट डैमेज्ड। ये सही लग रहा है, सब डैमेज हो जाएंगे। 3 वोल्ट चाहिए, 240 दे दिया आपने। Each LED will glow, but the ones closer in the circuit to the main supply will glow brighter. क्यों? नजदीक हो तो प्यार ज्यादा होगा क्या? कि ब्राइट, आप ज्यादा ब्राइट हो जाओ, हम कम ब्राइट होंगे, ये क्या मतलब हुआ? Each LED will have a potential difference of 2.4 volt. ये कहां से पता चला आपकी 2.4 वोल्ट होगी? Across it and therefore will glow dimmer than normal. नहीं, ये तो पता ही नहीं चला ना, मैं 2.4 वोल्ट कैसे होगी, कोई आइडिया नहीं है हमें। 240 को 100 से डिवाइड भी करोगे आप तो वो कितना होगा भाई? अच्छा, ऐसे 2.4 होगा, तो बहुत बहुत गलत। यही एक ही चीज है जो सेंस बना रही है ना, यही शुड, दिस इज द आंसर। और डरिएगा नहीं, ये पूरे सेशन का पीडीएफ अलॉन्ग विद जो मैंने लाइट चैप्टर में लिख कर दिया था आपको, लाइट चैप्टर में जो पार्ट 1 हमने किया था, पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से उठा लेना, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल।
हाउ मच करंट इज ईच एलईडी एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ व्हेन यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रेटिंग्स गिवन इन द लेबल। तो लेबल में मेरे को इतना याद है, मुझे याद दिलाना थोड़ा सा, वोल्टेज इज इक्वल टू 3 वोल्ट था, पावर 0.2 वॉट थी ना, हाँ 0.2 थी, तो यहीं से आपको करंट निकल जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर आपका 0.2 है, वोल्टेज आपका 3 है, 0.2 डिवाइड बाई 3 कितनी होती है भाई, ये होती है 0.067 मेरे ख्याल से होना चाहिए जवाब। करेक्ट ऑप्शन है? अरे पहला ऑप्शन ही है, बस हो गया। इतना अच्छा सवाल था, मजा आ गया देखकर, आपको मजा आया? चलो ये है अब आपके सामने एक 5 मार्क्स का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, और ऐसे सवाल अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे आप कहोगे कि भाई कितना अच्छा पेपर है ना, इजी भी है लेकिन थॉट प्रोवोकिंग भी है। हमेशा मैं ये गुजारिश करता हूं कि भाई बच्चों को ऐसा पेपर मिले जो थॉट प्रोवोकिंग हो। हार्ड हो इजी हो अलग बात है, थॉट प्रोवोक करना चाहिए, आपके दिमाग चलनी चाहिए, तब पेपर लिखकर मजा आता है। इजी पेपर लिखकर मजा नहीं आता, अरे नींद आने लगती है, क्योंकि आता है कर लेते हैं फिर, लेकिन थॉट प्रोवोकिंग हो तो जागे रहते हो एग्जामिनेशन, भाई क्या मजा आ रहा है लिखने में पेपर। जैसे कुछ सवालों को करने में, जैसे लाइट चैप्टर में कुछ सवाल थे करने में बहुत मजा आ रहा था, ये सवाल करने में बहुत मजा आएगा। देखो कैसे। ओके, द डायग्राम बिलो शोज हाउ अमिता हैड कनेक्टेड अ सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द डिवाइस इन द सर्किट इज एन एमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा है भाई एमीटर? अच्छा ठीक है, अगर हम देखेंगे एमीटर का ये होता है कि एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है, और अगर पैरेलल में लग जाएगी तो वो वोल्ट मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीटर है, मीटर 1 और मीटर 2, और जितना देखकर लग रहा है कि भाई देखो पैरेलल में तो आपकी मीटर 1 लगी हुई है ना, मीटर 1 आपकी इस रेजिस्टर से पैरेलल में लगी हुई है, तो मीटर 1 तो वोल्ट मीटर होगी। मीटर 2 आप देखोगे ये एक वायर इसकी यहां से कनेक्टेड है और बैटरी से, और दूसरी वायर यहां पे इससे कनेक्ट, तो ये सीरीज में है, तो मीटर 2 शुड बी द एमीटर आइडियली, है ना, मीटर 2 आपकी एमीटर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमने पहला पार्ट कर दिया है, और जस्टिफिकेशन भी ये कि बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दूसरा, ड्रॉ सर्किट डायग्राम विद अप्रोप्रिएट सिंबल्स फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम। अच्छा, इसका हम एक सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, सेम बना लेते हैं फिर, चलो आ जाओ। ठीक है भाई, तो बैटरी यहां पे है, तो मैं बैटरी लगा रहा हूं और लिखा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रिक सेल्स हैं, तो आपको सिर्फ 2 बनाना है। ठीक है, सिर्फ 2 सेल बनाना है, बना दिया। अब फिर आगे लेके जाओ कहानी आगे लेके जाओगे तो नीचे यहां पर एक रेजिस्टर रखा हुआ है, और रेजिस्टर के साथ आपने एक वोल्ट मीटर को लगाया हुआ है पैरेलल में। ठीक है, फिर कहानी आगे ले जाओगे तो फिर आपको यहां पे एक एम मीटर मिलेगी, बिल्कुल, और एम मीटर यहां पे एक रियोस्टैट यानी कि एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ लगा हुआ है, जिसका सिंबल 2 तरीके का होता है। ऐसे बना के आप ऐसे एरो मार्क बना लो तो रियोस्टैट बन जाती है, या तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऐसे रेजिस्टर बना के ऐसा एक एरो मार्क मान लो, वो भी एक रियोस्टैट होती है। आप इनमें से कोई भी एक सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं इसका कर रहा हूं, ये इजी है इसलिए। ठीक है, लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं होती है, यहां पर आपको फिर इसके सिंबल्स डालने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन डालना होता है। ठीक है, तो भाई बैटरी का पॉजिटिव है ये, बैटरी की नेगेटिव है ये। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव हमेशा एमीटर के पॉजिटिव से, और बैटरी का पॉजिटिव हमेशा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से लगा होगा, बैटरी का नेगेटिव वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, और बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से लगा होगा। हमेशा वो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगेगी। फिर करंट का डायरेक्शन बनाओगे आप बराबर बढ़िया से, ये हो गई आपकी सर्किट पूरी। ठीक है, ये है बराबर का डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। अमिता फॉरगॉट, क्या भूल गई अब लड़की, बताइए। अमिता फॉरगॉट टू पुट अ स्विच इन द सर्किट, ये तो बात सही है, तो हमने भी नहीं बनाई स्विच तो नहीं है भाई, हम भी भूल गए कुछ देर के लिए स्विच होता है, सही है, बात बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द वायर लेबल्ड अननोन रेजिस्टर, ये आपका अननोन रेजिस्टर है, द वायर लेबल्ड अननोन रेजिस्टर बिकेम हॉट। अच्छा, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, करेक्ट। बोलना क्या चाहता है, इतनी कहानी क्यों बोल रहा है ये। ड्रॉ 2 पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ्स इन द सेम डायग्राम as expected by Amita as based on actual observation she should make। ये अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, हम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, कहां, यहीं भी बना ले क्या, चलो यहां बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, ये आपका अमिता जो है स्विच लगाती, तो यहां पे बताया जा रहा है कि भाई ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो अमिता एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी अमिता, कि भाई उसको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले। तो पहले केस में ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहती थी।
लेकिन अब उसने स्विच लगाया नहीं, तो रेजिस्टर जो है थोड़ा सा गर्म हो गया अपने आप, क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट कर लिया है, गर्म होना शुरू हो चुका है, करंट जा रही है ना, तो भाई जूल्स ऑफ हीटिंग की वजह से वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसको ग्राफ कैसे मिलेगा बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ग्राफ उसे थोड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि यहां पे अभी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रह जाएगी, यहां पे अभी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि टेम्परेचर वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम हो जाना चाहिए फिर। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा, करंट कम हो जाना चाहिए। तो आइडियली अब मिलेगा क्या, अब उसको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा जहां पे करंट कम हो रही हो। जब तक रजिस्टर गर्म नहीं हुआ था तब तक उसको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, रजिस्टर गर्म होने के बाद थोड़ा सा वो कम होने लग गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ग्राफ होना चाहिए। हम एक बार देख लेते हैं कि यहां पे वही केस है कि नहीं। हाँ जी, बात बिल्कुल सही। अरे ऊपर बढ़ रहा है भाई, हाँ, अरे हाँ, ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वोल्टेज बढ़ती जा रही है, करंट कम हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे वोल्टेज मैंने कम करते हुए दिखा दिया, ये गलत है मेरे साइड से, मेरे को ऐसे ही दिखाना चाहिए कि वोल्टेज बढ़ती जा रही है और करंट कम होते जा रहा है। बहुत सही, तो वो करंट यहां पे कम होते जा रहा है, वोल्टेज बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ बन जाएगा, बढ़िया। तो ये है, काफी अच्छा सवाल है ना, कितना थॉट प्रोवोकिंग था। तीसरा सवाल स्पेशली कितना थॉट प्रोवोकिंग, तो भाई कैसे ग्राफ बनेगा, कितना मजा आया देखकर यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, शोन बिलो ऑल द 4 बल्ब्स आर कनेक्टेड आर आइडेंटिकल। चारों के चारों बल्ब आइडेंटिकल है। ये बल्ब 1 है, बल्ब 2 है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये अजीब इंसान है, ये हमेशा हर दिन सुबह उठ के गाना गाता है, मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि वो पता नहीं क्यों उल्टा लगा हुआ है। गेट द आइडिया, स्पाइडरमैन है वो हमारे यहाँ। ठीक है स्पाइडरमैन। पहला सवाल, हाउ डज द वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर 1 कंपेयर विद द वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर 2। कहां है भाई वोल्ट मीटर? अच्छा, ये वोल्ट मीटर 1 है और ये वोल्ट मीटर 2 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई? ऑफ कोर्स ये पूरा का ये दोनों तो पैरेलल कनेक्शन में है, बल्ब 1 और बल्ब 2 पैरेलल कनेक्शन में है, तो वोल्ट मीटर 1 और वोल्ट मीटर 2 सेम वैल्यू देंगे। करेक्ट है, पैरेलल कनेक्शन में आपका वोल्टेज डिफर नहीं होता है, V1 इज इक्वल टू V2, खत्म बात। दूसरा सवाल, आइडेंटिफाई द बल्ब थ्रू विच अ करंट इक्वल टू द रीडिंग ऑन द एमीटर फ्लोस। हाँ, एमीटर में जो है टोटल करंट फ्लो हो रही है, बैटरी से निकली करंट यहां पे, तो टोटल करंट फ्लो हो रही है। तो और कौन सी बल्ब है जहां से टोटल करंट फ्लो हो रही होगी भाई? करंट यहां पे आएगी तो यहां पे तो बढ़ जाएगी, करंट यहां पे बल्ब 1 में और बल्ब 2 में बढ़ कर आ रही है, लेकिन सिर्फ बल्ब 4 में यहां से करंट आकर जुड़ जा रही है दोबारा, और ये करंट दे रही है टोटल बल्ब 4 से जा रहा है और बल्ब 3 से जा रहा है। तो बल्ब 3 और 4 के थ्रू आपका करंट जो है इक्वल टू दी रीडिंग ऑन दी एमीटर है, बराबर? सही है, इजी सवाल था, है ना? चलो, हाँ जी, सुरेश भाई, ये सुरेश एलईडी को छोड़कर बल्ब के पीछे पड़ गया। सुरेश तो आज मचा रहा है यार, है ना? सुरेश अरेंजेस द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बल्ब। अच्छा, इज द सर्किट करेक्ट? इफ नॉट देन आइडेंटिफाई द मिस्टेक। सुरेश की तो आज बैंड बज गई। आई एम रियली सॉरी इफ देयर इज एनी सुरेश वाचिंग दिस वीडियो, बडी you need to understand that ammeter is never connected in parallel to the device. It's always connected in series. A voltmeter can be connected there, so that's the mistake. You should interchange the position of voltmeter and ammeter, as every one of the students know here. एक मार्क का सवाल है, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है? हाँ जी, study the circuit diagram. Studied. Okay. You are given one extra resistor. Okay. By drawing a new circuit diagram, show how you can connect the extra resistor to increase the reading on the ammeter. अच्छा, ammeter में अगर रीडिंग बढ़ानी है तो आपको करंट बढ़ानी पड़ेगी, करंट बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस कम करनी होगी। तो इस रेजिस्टर को मैं कैसे लगाऊं इसके साथ जिसके थ्रू इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट कम हो जाए? सिंपल भाषा में एक ही बात है, पैरेलल में जब भी आप रेजिस्टर को लगाते हो तो सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ये पता है हमें, तो पता होना चाहिए हमें, है ना? तो आप क्या करोगे, आप इस रेजिस्टर को इसके साथ पैरेलल में लगा दोगे, बस, ठीक है? इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है? सीरीज में होती तो ऐड हो जाती, R1 प्लस R2 हो जाता, पैरेलल में इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 रेसिप्रोकल में होगा, तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हमेशा याद रखना कि पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है बबुआ? आगे बढ़ा जाए।
प्रिया हैज ए कॉपर वायर एंड एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ द सेम लेंथ। अच्छा, एक कॉपर वायर है और एल्यूमिनियम वायर है, इन दोनों का जो लेंथ है, इसको येलो से करते हैं, रेड से बोर हो गया मैं, हाँ जी, और येलो आपको बेटा दिखाई भी दे रहा होगा ना। तो भाई लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। कैन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स बी द सेम? क्या इन दोनों की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि यार देखो, ये पूछना आपसे ये चाहता है, देखो यार रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम से तो नॉट इक्वल टू होगी, है ना, इक्वल टू तो नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है वो एल्यूमिनियम से कम होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि इनकी रेजिस्टेंस इक्वल हो। रेजिस्टेंस जो है तीन चीजों के साथ आपकी होती है बराबर। कौन कौन सी? रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। रेजिस्टिविटी तो भाई इनका अलग है, लेंथ दोनों का सेम है, तो आप रेजिस्टेंस कैसे इक्वल कर सकते हो? आप एरिया के साथ खेल सकते हो, है ना। आप ये बोल सकते हो कि भाई कि एल्यूमिनियम नहीं कॉपर तो थोड़ा ज्यादा मोटा है, सॉरी एल्यूमिनियम तू थोड़ा मोटा है, तू मोटा है तो तेरी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और कॉपर के साथ मैच कर देगी। तो एरिया को चेंज करके आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो आपको पता है अनइक्वल है, लेंथ इक्वल है, एरिया को आप मॉडिफाई करके दोनों के किसी के एक चीज का आप फिर उसका इक्वल बना सकते हो आपके रेजिस्टेंस के साथ। बढ़िया। अगर आप एग्जैक्टली पूछोगे तो हम क्या कर सकते हैं, जवाब बहुत सिंपल है, आप इसी फॉर्मूला के थ्रू निकाल भी सकते हो। करके दिखाऊं मैं? ध्यान से देखना, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर अगर मुझे इक्वल बनानी है रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम के, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमने लिखा अभी। रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। यहां पे क्लियरली कहा जा रहा है कि भाई दोनों का लेंथ सेम है तो L और L कट जाएगा। आपका आ गया रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, मैं रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम को नीचे ला रहा हूं यहां पर, इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉपर में ऊपर ले गया, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम यहां पे नीचे है, वो नीचे रखा हुआ है मैंने। अब यहां पे मेरे को पता है कि भाई रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। अगर ऐसा है तो एरिया ऑफ कॉपर शुड ऑल्सो बी लेस देन द एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, बराबर है ना। ये है सीन। तो आप कॉपर के एरिया को कम कर दोगे एल्यूमिनियम से ताकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाए, है ना। रेजिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी और एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस कम हो, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस वैसे वैसे रहेगी। तो आप कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ाकर एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से बराबर कर लोगे फिर, ठीक है। ये है सीन भाई साहब। तो ये मैथमेटिकली भी हो जाता है। आगे है, 3 resistors in a circuit are attached as shown here. The resistance of F and G are 10 ohms. Okay, F और G का रेजिस्टेंस 10 ओम का है, लिख देते हैं 10 10, और E मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं रुको, F and G are 10 ohm and 5 ohm। अच्छा, ये F 10 का है, G 5 का है। अच्छा, the resistance of E is unknown, इसका नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, मोस्टली हमें ये फाइंड करना होगा फॉर श्योर। This resistors are connected to a 6 volt बैटरी, ठीक है। What is the term used to describe such an arrangement of resistors? Parallel circuit. Simple enough, है ना, parallel circuit. दूसरा, what is the resistance of E if 0.2 ampere current flows through it? अच्छा, easy. It made very easy. It made us for, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा, तो करंट यहां पे आपको दिया हुआ है 0.3 और टोटल वोल्टेज तो भाई 6 वोल्ट का है, और आपको पता है पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज सब जगह कांस्टेंट होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/I, तो 6 डिवाइडेड बाय 0.3, तो जवाब यहां पे आ जाएगा 20 ओम्स। खत्म बात भाई, 20 ओम। व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, वो भी निकाल देते हैं। टोटल करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकालना है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस भाई पैरेलल में है, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का आपका फॉर्मूला है। R1 आपका है 20, R2 है आपका 10, R3 आपका 5, है ना। 20, 10 और 5 यहाँ पे है आपके पास। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो भाई ये तो हम एलसीएम निकाल देंगे, 20 यहाँ पे 1 जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 6 7 7/20 आपको आ गई है वैल्यू। तो योर RT विल बी इक्वल टू बेसिकली 20/7 ओम्स, ठीक है।
तो आप यहां पे डाल सकते हो 20/7, कितनी आई 20/7 ही ना भाई, गलत तो नहीं करते मैंने, 2 बार 4 बार, नहीं नहीं बिल्कुल सही है अभिषेक, बिल्कुल सही। तो क्या जवाब आएगी इसकी भाई, 7 ऊपर चल जाएगा, 7 42, 42/20 होगी जवाब। 2 से काट दोगे तो 2 10 जा और 2 2 जा 2 1 जा, 2.1 एम्पियर शुड बी द करेक्ट आंसर। 2.1 है, सबको 2.1 आया भाई, आपको आया 2.1, आना चाहिए, देख लेते हैं एक बार, नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बिल्कुल सही जवाब, 2.1 आया है मुझे भी, बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल भाई, 2 मार्क का है। यू आर गिवन 3 आइडेंटिकल 10 ओम रेजिस्टर्स एंड 12 वोल्ट सेल, ठीक है, 3 10 ओम के रेजिस्टर है, 3 10 ओम के रेजिस्टर है हमारे पास, और वो कनेक्टेड है 12 वोल्ट सेल से, बैटरी 12 वोल्ट की है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो हाउ द रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड विद द 12 वोल्ट सो दैट द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज द मिनिमम। हीट प्रोड्यूस्ड मिनिमम कैसे होगी? ऑप्शंस 2 ही है, या तो आप इनको सीरीज में कनेक्ट करो या तो पैरेलल में। अब सबसे पहला आपका इंस्टिंक्ट होगा, क्योंकि कुछ देर पहले हमने सवाल किया सर रेजिस्टेंस, देखो हीट की फॉर्मूला होती है आपकी H इज इक्वल टू I²RT। सर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर हीट भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा एक कैटेगरी ऑफ बच्चा आप कहोगे सर H इज इक्वल टू V²/RT भी है, H इज इक्वल टू V²/RT, ठीक है। अगर नहीं बात तो ये होगी ना सर, यहां पे आप इस फॉर्मूला को पैरेलल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आपको इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब करंट कांस्टेंट हो, ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में ही करंट कांस्टेंट होती है। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट कम हो जाएगा, तो फिर हीट कम हो जाएगी। गुड। दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरे बच्चे बोलेंगे सर इसको पैरेलल में कनेक्ट करो, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगी, तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सर उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हीट बढ़ जाएगी सर, तो इसका इस्तेमाल नहीं, हीट मिनिमम कैसे होगा सर? ओ तो सर सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको इसी का इस्तेमाल करना है। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा सर रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी करंट कम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रही है ना, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो हीट भी बढ़ना चाहिए, करंट कम हो रही तो हीट कम होगी, लेकिन क्या इतनी कम होगी कि मिनिमम वैल्यू आएगी? देखते हैं, व्हाई नॉट, देखते हैं। चलो वैल्यूज तो दी हुई है ना, 10 वोल्ट का है तो 10 ओम का, अगर हमने इनको तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या आएगी सीरीज रेजिस्टेंस, R1 + R2 + R3, ठीक है, 30 ओम्स। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। निकालो करंट कितना आएगा, V/R, 12/30 कितनी आती है 12/30, 6 2 6 5 तो 2/5, यानी कि आपका जवाब होता है 0.4 एम्पियर, ठीक है। अब निकालो इसमें हीट कितनी आती है, हीट की फॉर्मूला होती है I²RT, ठीक है, तो 0.4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आपका कितना है भाई, रेजिस्टेंस आपका है 30 ओम का, टाइम हमको पता नहीं है तो इंटू टी रखो, 0.4 का स्क्वायर होता है 1.6 इंटू 30 इंटू टी, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कितना, 1.6 इंटू 30 इंटू टी कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 30 इज 48, 4.8 करेक्ट है, 4.8 नहीं 4.8 नहीं होगा ना, 48 होगा, करेक्ट, 48 टी आएगा आपका वैल्यू। तो अगर आपने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो आपको 48 टी की वैल्यू आएगी। अब मानते कि अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, ये सीरीज हो गई, अब मानते कि अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है तो तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो आपका फॉर्मूला होगा 1/RP = 1/10 + 1/10 + 1/10, तो आपकी वैल्यू आएगी 3/10, करेक्ट है। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3, सो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 3.33, सही है, 3.33 बराबर,
ठीक है, अब सर करंट कितनी आएगी? करंट का फॉर्मूला सेम, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। V इज बेसिकली 12, R आपकी आ गई 3.33। आप चाहो तो इसको 10/3 भी रख सकते हो, 10/3 रखोगे तो 3 ऊपर जाएगी, तो हो जाएगा 36/10। तो आपके जवाब यहाँ पे आनी चाहिए 3.6 एम्पियर्स, बराबर। करंट आपको 3.6 आ गई। अब आप इसका निकालो, हीट कितनी आएगी भाई? हीट आपकी यहाँ पे आएगी, सेम फॉर्मूला I² RT, ठीक है भाई साहब। I कितनी है? 3.6 का स्क्वायर, ठीक है। R कितना है? R आपका है, निकाल दिया आपने 3.33। टाइम नहीं पता आपको, क्या आएगी वैल्यू? तो 36 × 36 करो, कितनी आएगी वैल्यू भाई? 6 is 36, 3 carry 3 18, 18 3 21, 0 18, 1 3 is 9 10, ठीक है। तो 6 9 2 1 1296, सो 12.96 इंटू 3.33 t, जो भी वैल्यू आएगी आपको 12.96 इंटू 3.33, मेरे ख्याल से इससे कम की आएगी, है ना, इससे कम की आएगी। अब मुद्दा यहां पे उठता है, सर हम यहां पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर भी सकते हैं क्या, कि हमें ये पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि आपने तो अभी यहाँ पे सीरीज कनेक्शन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, आप तो सर अपने फॉर्मूला सीरीज का लगा दिया, पैरेलल का नहीं लगाया। चलो भाई ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से कोई अजीबोगरीब चीज होती है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ पे H इज इक्वल टू वोल्टेज आपको पता है कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर 12 × 12, रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया 3.33, तो मैं कहूंगा कि अब 10/3 ले लो, इजी होगा आपके लिए, ठीक है। सो 10 ऊपर 3 चला गया, और t आपको पता नहीं है वैसे भी, तो 12 12 जा कितना होता है भाई? 144, 144 इंटू 3, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 3, 332 डिवाइडेड बाई 10 t, तो वो जवाब होता है H इज इक्वल टू 33.2 t। वहां पे आपका 48 t, यहाँ पे 33.2 t। तो बेसिकली दोनों केसेस में आप H इज इक्वल टू I² RT लो, या तो फिर आप H इज इक्वल टू V² अपॉन RT लो। दोनों केसेस में पैरेलल में अगर आप रेजिस्टर को लगाते हो तो हीट वहां पर आपकी कम होगी, सीरीज में कम नहीं होगी। ये जवाब मेरे को मिला है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे तो सीरीज में लगा दिया 10 ओम 10 ओम 10 ओम करके, बढ़िया। ये कैसे हो गया? 10 ओम में 48 t, हमको यहां पे आया 33.2 t, वहां पे वो भी कर लेते हैं। इसको अगर कैलकुलेट कितना आ जाता है भाई? कैलकुलेट करो जल्दी से। 12.96 इंटू 3.33 t, किसी भी फॉर्मूला से अप्लाई कर लें, 43.1568। किसी भी सिनेरियो में हमको भाई ये तो नहीं लग रहा ई का हो गया, हमको तो लग रहा है कि भाई मिनिमम हीट के लिए तो पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, यहां पे बताया जा रहा है कि सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। ये कैसे हुआ? हो डम्बेस्ट मिस्टेक एवर। 0.4 का स्क्वायर इज नॉट 1.6। ओए होए होए होए, डम्बेस्ट मिस्टेक एवर। मेरे पता है कि आप लोग सोच भी रहे होंगे सर क्या कर लिया आपने कैलकुलेशन। 0.4 का स्क्वायर इज 0.16 नॉट 1.6। अब 1.6 इंटू 3 दैट्स 4.8t। ओहो हो, नॉट 48t, करेक्ट। तो अब हमें सीरीज से सबसे कम वैल्यू आई है, बराबर। अब हमारा जवाब सही है, कॉमन। सॉरी पीपल, बट ये एक सवाल था जो आपके दिमाग में इतना थॉट प्रोवोक कर रहा है, इतना कैलकुलेशन में मजबूर कर रहा है, तो ये काफी अच्छा सवाल है। इस लेवल के सवाल क्या एग्जामिनेशन में आते हैं? कहीं सालों के बीच में कहीं एक हॉट क्वेश्चन नाम का ऐसा सवाल आ जाता है। तो क्या वो सवाल 2023 में आ सकता है? क्या प्रैक्टिस करने में बुराई है? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये इजी सवालों का सिलसिला शुरू होता है दोबारा। क्या ऑब्जर्व द सर्किट शोन बिलो, ऑल द 3 स्विचेस आर ओपन। ठीक है, सारे स्विच ऑन है, हाँ सही, ऑफ है दिख रहा है। आइडेंटिफाई द स्विच और स्विचेस दैट ऑन बीइंग क्लोज विल कॉज द फ्यूज टू ब्लो। तो फ्यूज कब ब्लो होगी? फ्यूज तब ब्लो होगी
जब भाई कोई डिवाइस में करंट जाए बिना डायरेक्टली फ्यूज में आ जाएगी करंट, तब ब्लो होगी, है ना, क्योंकि हीट अचानक करंट एक वायर से बढ़ जाएगी और फिर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइस के थ्रू करंट जा ही नहीं रही है, जिसके थ्रू जानी चाहिए वो जा नहीं रही है, रेजिस्टेंस कम वाले वायर से निकल कर आ रही है, तो भाई वहां पे फिर करंट ज्यादा हो जाएगी और फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ही बात है, स्विच 1 को तो क्लोज होना ही चाहिए, तभी तो सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, है ना। तो स्विच 1 सिर्फ क्लोज्ड है तो करंट ऐसे आएगी, बल्ब के थ्रू जाएगी, इसके थ्रू नहीं जाएगी, स्विच ऑफ है तो बल्ब के थ्रू जाएगी, वापस स्विच 3 के नहीं जाएगी क्योंकि ये क्लोज्ड है, और सीधा यहां पे आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने स्विच 3 को क्लोज किया तो स्विच 1 से आएगी करंट, डिवाइस के थ्रू तब भी जा रही है, और यहां से आएगी, इसके थ्रू निकले इसके थ्रू निकले, फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि डिवाइस के थ्रू जा चुकी है चीज। तो ये तो गलत है, स्विच 3 नहीं होना चाहिए। स्विच 2 पे लगा दिया तो फ्यूज से करंट ऐसे आएगी और यहां पे बल्ब में जाने के बदले सीधा इस स्विच के थ्रू निकल कर आएगी और फिर ऊपर चला जाएगी यहां पे। हाँ, अब ये डिवाइस को स्किप कर सकता है, क्योंकि स्विच वहां पे एक और आपको लाइन दे रहा है करंट को निकल कर आने के लिए बिना डिवाइस में जाए हुए। ये एक केस है, तो स्विच 1 एंड स्विच 2 शुड बी द आंसर, एंड यस दोस 2 आर द करेक्ट आंसर्स फॉर अस। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, एक और प्यारा सा सवाल देखकर काफी अच्छा लग रहा है ना, एक और प्यारा सवाल क्या है देख लेते हैं। एन इनकैंडेसेंट बल्ब वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, नॉर्मल बल्ब तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। When a current passes through the filament of a bulb, it heats the filament to a high temperature, which causes the filament to glow. और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इनकैंडेसेंस, इसलिए हम बल्ब को इनकैंडेसेंट बल्ब्स भी बुलाते हैं। ठीक है, The graph below shows the variation in the current through a bulb immediately after it is switched on. ठीक है, तो वक्त के साथ साथ दिख रहा है कि भाई करंट जब टाइम 0 था तो करंट 1 एम्पियर था, और वक्त के साथ साथ करंट कम हुआ और ये बढ़ने, क्यों ये क्यों हुआ, करंट कम क्यों हुआ वक्त के साथ साथ, क्योंकि बल्ब धीरे धीरे गर्म होने लगी ना, तो जैसे जैसे गर्म होने लगी रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ने लगी आपका करंट कम होने लगा, बिकॉज करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट कम होने लगा, एक पॉइंट तक कम हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपका हीट भी एक पॉइंट तक बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, करेक्ट, इसलिए। ठीक है भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया हमें। आगे, the current decreases from 1 ampere to 0.5 ampere. Yes, we know that, we noticed it, we realized it. The one voltage of the power supply is 200 volt and remains constant throughout. ठीक है, 200 वोल्ट का पावर सप्लाई है एंड कांस्टेंट थ्रू आउट है। ठीक है, वोल्टेज 200 वोल्ट है, कांस्टेंट है। Based on the graph, state how the resistance of the bulb filament changes as the temperature increases from time t is equal to 0 to time t is equal to 1. तो state how the resistance of the bulb filament changes as the temperature increases, है ना। तो इसका ग्राफ हम प्यार से बना सकते हैं, ये टेम्परेचर है, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है रेजिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जा रही है। तो ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए आपका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, मेरे हिसाब से। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन इट इज ग्लोइंग एट इट्स फुल ब्राइटनेस। फुल ब्राइटनेस मतलब जब यहां पे पहुंच चुकी है, ये आपकी फुल ब्राइटनेस है। फुल ब्राइटनेस वही होती है ना भाई, हाँ, जब कांस्टेंट होगी चीजें, होपफुली। सो P इज इक्वल टू VI, करंट तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर है बताया जा रहा है, और वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है कि 200 वोल्ट का कांस्टेंट है ना, तो ये तो 1/2 हो गया, 100 वॉट्स होगी जवाब, करेक्ट। तो पावर 100 वॉट आना चाहिए, और वहां रेजिस्टेंस का ग्राफ वो होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं जवाब। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाँ वो तो हमने बना ही दिया वैसे, तो बराबर है ग्राफ भी, और आपका ये ग्राफ भी बराबर है। ठीक है, ऑसम। हाँ, एक और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ रहा है आपके सामने। द पिक्चर P shows an electrical tester। अगर आपने नहीं पता है इस बात को तो देखना कि ये एक टेस्टर है, दिखता एक स्क्रू ड्राइवर की तरह है ये, लेकिन इसको हम डालते हैं सॉकेट के अंदर और इसके एंड को छूते हैं, और जब छूते हैं तो भाई इसके अंदर का जो बल्ब है वो जलता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि भाई इस सॉकेट के अंदर करंट सप्लाई बराबर हो रही है। तो इलेक्ट्रिशियंस इसका इस्तेमाल करते हैं उस टेस्टर को, इसलिए इसका टेस्टर नाम है, टेस्ट करने के लिए करंट है कि नहीं। उस टेस्टर का ये स्कीमेटिक डायग्राम है, पार्ट्स का डायग्राम है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, द पिक्चर Q is a diagram showing the internal parts of the tester. Give the most
likely explanation why an electrician does not get an electric shock when he touches the metallic touch screw and the lamp of the tester glows, है ना। बहुत कॉमन सवाल है कि भाई टेस्टर को आपने सॉकेट के अंदर डाल दिया और आप छू रहे हो उसके मेटल पार्ट को, ये मेटल पार्ट है ना, तो ऐसा क्या किया आपने कि आपको शॉक नहीं लग रही है? आपको शॉक लगनी चाहिए। जवाब आपके सामने यहां पे होगा कि यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो यहां से जब करंट आती है ये रेजिस्टर उसे कम करके आप तक पहुंचाती है। इतना ही पहुंचाती है कि भाई आप छुओगे तो सर्किट कंप्लीट होगी और सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये बल्ब जलेगा, बस उतना ही। दूसरा, which part of the tester prevents the shock when the metallic touch screw is touched? रेजिस्टर। बात सेम जवाब है, दोनों का सेम जवाब। अरे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, कितने वक्त में हुआ? 55 मिनट पे अभी हम हैं, तो हमने 15 मिनट में कंप्लीट किया था ह्यूमन आई को, तो 40 मिनट लगे हमें इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने। 40 मिनट, नॉट बैड गाइस, नॉट बैड। तो मेरा यही होप था कि मैं 1 घंटे में तीनों चैप्टर्स को करूं, लेकिन आई थिंक वी आर एट अ वेरी गुड स्पीड राइट नाउ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी इसी जोश में कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई जोर से बोलो बल्ले बल्ले, कमेंट्स में अपना प्यार छोड़कर जाना, हिट द लाइक बटन राइट नाउ, शेयर दिस वीडियो इमीडिएटली ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच जाए ये वीडियो और उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि भाई अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो अपनी हेल्प अपने आप हो जाएगी, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स कंप्लीट करते हैं जल्दी से, चलो आ जाओ। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, एसेशन रीजनिंग है। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, काटो इसको आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट सिलेबस में नहीं है आपके, तो ये आउट ऑफ द सिलेबस है, फिर भी सवाल को कर लेते हैं, है ना। In an AC electric generator, current is induced in the coil as the coil rotates between the poles of a permanent magnet. Assertion बिल्कुल सही है। The force due to the magnetic field makes the coil rotate in an electric generator. ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे assertion सही है, रीजन गलत है क्योंकि आपका फोर्स रोटेट नहीं करवाता है जनरेटर में, हम रोटेट करते हैं जनरेटर में और करंट इंड्यूस होती है। तो assertion is correct, reason is false. Yes, option C is correct. ठीक है। The diagram below shows the magnetic field lines due to current carrying straight conductor. ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में है बिल्कुल। तो डायग्राम आप देख पा रहे हो ना, देख लिया आपने। यहाँ पे डेफिनेटली करंट नीचे की तरफ होनी चाहिए ना, नहीं ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखो कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और हमने सीखा हुआ एक सिंपल सा मेथड राइट हैंड थंब रूल का, जिसमें अभिषेक सर का शॉर्टकट है कि अगर साउथ की तरफ करंट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी, अगर नॉर्थ की तरफ करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है 50 बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ऐसे घूम रहे हैं, तो करंट बेसिकली ऊपर की तरफ होना चाहिए, करंट ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे भी करंट ऊपर की तरफ होगा। पूछा नहीं है, हम बस कर रहे हैं, हम इसको बस ये देख रहे हैं कि भाई इसके बेसिस पे सवाल है। ऑप्शंस क्या है? समथिंग वाज डन टू द करंट बिकॉज ऑफ विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज एज शोन बिलो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कम दिख रही है, तो क्या हुआ होना चाहिए भाई? करंट को कम कर दिया होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। सवाल देखते हैं। व्हाट वाज डन टू द करंट? द मैग्नीट्यूड वाज डिक्रीज्ड, डायरेक्शन वाज नॉट रिवर्स्ड एट ऑल, ओनली मैग्नीट्यूड वाज डिक्रीज्ड। ऑप्शन डी। अ स्टेशनरी मेटल कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ, इन विच ऑफ द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओ, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर है। इज करंट इंड्यूस इन द कॉइल, तो आप यहां पे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट है तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बदल रही है ना, हाँ करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है वक्त के साथ, तो यहां पे करंट इंड्यूस हो रही होगी। यस, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं था इस साल, बट आपको जनरल बता देता हूं। करंट तब इंड्यूस होती है, तो करंट जब तब पैदा होती है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है कहीं पे, तब करंट अपने आप बनती है, ठीक है। तो यहां पे तो भाई करंट बन गई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखो बदल रहा है वक्त के साथ। T1 और T2 के बीच में कांस्टेंट है, सैचुरेटेड ग्राफ आ गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो यहां नहीं बनेगी। T3 और T3 में अगर आप देखोगे दोबारा मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है दोबारा, तो करंट फील्ड इंड्यूस होगी, और T4 दोबारा कांस्टेंट हो गया तो वहां पे नहीं होगी। तो T1 और T3 में आपकी करंट इंड्यूस होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। अरे अभिषेक सर तो रॉक स्टार है भाई। हाँ जी।
A small bar magnet is dropped vertically from rest into a long coil of wire and it leaves from the other end as shown in the diagram. ठीक है. Compare the magnitude and direction of the induced current. ये भी आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है. ये इंड्यूस्ड करंट वाली बात सारी आउट ऑफ द सिलेबस है आपके. The induced current in the coil when the magnet enters the coil. Compare the magnitude and direction. अच्छा, ये तो यहाँ पे फिर लेंज लॉ वगैरह लग जाएगा, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा. इसको थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत भारी पड़ जाएगा आपको. ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है क्योंकि यहाँ पे डीसी मोटर की बात हो रही है. फिर ये पढ़ लेते हैं. इन a DC motor with a commutator, how many times does the current in the armature coil change its direction during one rotation of the coil? 2 times. ठीक है. The current stop flowing in the armature coil during one rotation of the coil. क्या? In a DC motor with a commutator, how many times does the current stop flowing in the armature coil during? There is no point. 0 times. When does it? Twice? दोनों में twice. करंट स्टॉप फ्लोइंग. अच्छा, जो गैप आ रहा है वहां पर. ओके. तो बेसिकली आपका जो डीसी मोटर होता है, क्यों मेरे को पता नहीं, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अगर पल्ले नहीं पड़ेगा, एंड मोड में पढ़ा रहा हूँ तो सही नहीं लग रहा मेरे को. तो डीसी मोटर में ये होती है एक कॉइल कनेक्ट होती है एक टूटे हुए रिंग के साथ. तो ये जो गैप होती है ना, ये गैप की वजह से 2 बार आपका करंट जो है आर्मेचर कॉइल में नहीं बहता है. आपके मतलब की बात नहीं इस साल की, अगले साल जब देखोगे तब देख लेना, इस साल मत देखना. 2083 के लिए मत देखना, सिलेबस के बाहर है. हाँ जी. अरुण बिल्ट एन डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, अगेन आउट ऑफ सिलेबस. सारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है मेरे को. यूजिंग वॉट एवर स्क्रैप मटेरियल ही हैड, सिंस ही डिड नॉट हैव अ स्प्लिट रिंग, ही यूज्ड अ फुल रिंग. दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली आउट ऑफ योर बुक, आउट ऑफ योर स्कोप पीपल, कंप्लीटली, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है आपने मोटर, तो आउट ऑफ स्कोप कंप्लीटली. नेक्स्ट सवाल. हाँ जी, ओरेस्टेड का है. तो ओरेस्टेड तो आपके सिलेबस में है. देखते हैं कि ओरेस्टेड जी क्या कह रहे हैं. हाँ जी. In 1820, Hans Christian Oersted discovered that a magnetic needle is deflected by a current-carrying wire. Correct. For many years, he had expected to find a connection between electricity and magnetism. ठीक है. Before his discovery, Oersted had imagined that the magnetic field to be a straight line along the direction of the wire, with the north pole at one end and the south pole at the other. ठीक है. उसको लगता था कि भाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेट होती है, लेकिन हमें पता है कि भाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है, पता है हमें, है ना. ठीक है. This was a major reason why he took so long to discover electromagnetism, क्योंकि वो गलत एक्सपेरिमेंट कर रहा था, है ना. The figure below shows how Oersted would have arranged his wire and magnetic needle in his early experiments. ठीक है. तो वो ऐसे रखते थे कंपसेस को, जो गलत है रखना. ठीक है. कंपस को एक्चुअली ऐसे रखा होना चाहिए, तब जाके आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सीन पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसे दौड़ रही है, कंपस भी आप ऐसे ही रख रहे हो, तो कंपस जो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में ही रखी हुई है. तो डिफ्लेक्ट क्यों करेगी वो? आपकी जो डिफ्लेक्ट तब करती है जब आपके कंपस को मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होना होता है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, मैं भी ऐसे अलाइन हो जाता हूं, तब जाके आपकी कंपस डिफ्लेक्ट करती है. अगर वो ऑलरेडी अलाइंड है तो फिर डिफ्लेक्ट नहीं करेगी. ठीक है. इसलिए ओरेस्टेड को रीडिंग गलत आती थी हमेशा. Draw a diagram to show the observation that Oersted would have expected when switching on the current if his hypothesis had been correct. अगर उनकी hypothesis correct होती तब होता क्या कि भाई साहब अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेट होती करंट की तरह, तो करंट देखो मान लो कि करंट कैसे जा रही है भाई, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होती, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होती, तब आपका कंपस क्या हो, डिफ्लेक्ट करके ऐसे बन जाता. ठीक है. अगर उसकी हाइपोथेसिस सही होती, उसकी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. Based on our current knowledge of the magnetic field around a wire, explain why this experiment failed. Because he should have kept the compass like this, then it would have deflected like this to tell him that there is magnetic field in this way. Correct है? बिल्कुल सही. हाँ, तो observe Madhu's and Rahul's circuit shown. तो दो बंदे हैं, मधु और राहुल, इनके सर्किट दिखाए दे हैं. In which circuit will the bulb glow when the switch is closed? अच्छा, तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो इनमें से कौन सा बल्ब जलेगा, देख लेते हैं भाई साहब. तो स्विच को क्लोज किया तो लाइव वायर से करंट आई. अच्छा, मतलब स्विच को क्लोज करो ना करो, लाइव वायर से करंट आई रही है, क्योंकि स्विच को लाइव वायर में होना चाहिए, वो है नहीं, वो बड़ी गलती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब जरूर जलेगा, क्योंकि स्विच को क्लोज करने के बाद सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो बल्ब जलेगा. यहां पे भी स्विच को क्लोज करने के बाद सर्किट कंप्लीट हो जाती है, बल्ब जलेगा, लेकिन यहां पे स्विच की पोजीशन सही है, लाइव वायर में स्विच लगा हुआ है, तो दोनों में जलेगा, बोथ. B. Both Madhu and Rahul opened the switches in their circuits to change the bulbs.
For whom will changing the bulb be safe and for whom it will be dangerous? For of course मधु के लिए it will be dangerous, क्योंकि वो स्विच ऑफ भी कर रहे तब भी लाइव वायर से करंट आपके सर्किट में आ रही है। लाइव वायर वो होती है जो आपके घर पर करंट लाती है आपके पावर प्लांट से, आपके पास वाले ट्रांसफार्मर, आपके पास वाले खंबे से। तो उसमें करंट हमेशा होती है, आप ऑन करो ऑफ करो। तो आपने स्विच को, इसलिए स्विच को यहां पे होना चाहिए, राहुल ने जहां लगाया है, क्योंकि अगर स्विच यहां पे ऑफ हो जाती है तो सर्किट यहां पे ब्रेक हो जाता है, करंट फिर बल्ब तक नहीं पहुंचती। तो राहुल आराम से निकाल सकता है, लेकिन मधु को शॉक लगेगा बहुत तगड़ा और उसकी फोटो यहां पे लगेगी, माला हम चढ़ा देंगे। इन दिस सर्किट बिलो, इन केस ऑफ एन ओवरलोड विल द फ्यूज प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक ओवन फ्रॉम डैमेज। अच्छा, फ्यूज को देखो इस बंदे ने दोबारा न्यूट्रल वायर में लगा दिया, वही कहानी होगी ना। लाइव वायर करंट ला रहा है जो आपके ओवन में जा रही है, फ्यूज को यहां पे लगाओगे तो लाइव वायर में करंट तो लेके आ चुका है ओवन में ना, उसके बाद न्यूट्रल वायर में आ रही है। करंट का फ्लो हमेशा लाइव वायर से न्यूट्रल वायर में होता है। तो करंट ओवन में पहुंच चुकी है, तो फ्यूज मेल्ट होने के पहले आपका ओवन जल चुका होगा, घर जल चुका होगा। तो नहीं, दैट इज द रीजन कि नो भाई, इट विल डेफिनेटली डैमेज। इफ द ओवन हैज अ रेटिंग ऑफ 13 एम्पियर, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज? 13 एम्पियर अगर आपके ओवन का रेटिंग है, मतलब मैक्सिमम करंट 13 एम्पियर का दौड़ सकता है आपके ओवन में, तब आप फ्यूज को हल्का सा ऊपर रखोगे, 14 एम्पियर या तो 15 एम्पियर का करंट आप उसको वेरिएबल रखोगे, क्योंकि आपका जो ओवन अगर बोलता है कि 13 एम्पियर का मैक्सिमम करंट है मेरा, तो वो उसके ऊपर सह सकता है, वो शायद 15 तक सह लेगा, 16 तक सह लेगा, उसके बाद ही मेल्ट होगा। लेकिन तो इसलिए आप क्या करोगे, क्योंकि यार नॉर्मल इंडिया में फ्लक्चुएशंस होती रहती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता रहता है। तो आप एकदम सटाक से बोलोगे कि भाई 13 एम्पियर का ओवन है, हम भाई फ्यूज तो 13 एम्पियर का लगाएंगे तो 12 एम्पियर का लगाएंगे, तो फिर आपका फ्यूज बार बार मेल्ट होते रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन सहना ही है डिवाइसेस को। इससे आप थोड़ा सा 14 पे या 15 पे रखोगे कि उससे ज्यादा गया तो नहीं भाई, ओवन डैमेज हो जाएगा, उसके थोड़ा कम है तो ज्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, बस बिल्कुल सही जवाब 14 15। हाँ, बाकी सब तो हमने कर लिया सही। ठीक है, कुछ और छूट गया क्या हमसे? ठीक है, ओके। कनिका इन हिमानी, ये तो देख के लग रहा है कि ऑटोमेटिक इंडक्शन का सवाल है, तो हम स्किप करते हैं इसको। और ये भी इंडक्शन कुकटॉप बोल दिया, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल है। क्वाड्रुपल, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल दिख रहा है मेरे को। Quadruple magnets consist of groups of 4 magnets and are used in particle accelerators. ठीक है, the image below shows 4 bar magnets configured to produce a quadruple. Quadrupole मतलब 4 पोल, quadrupole, quadro मतलब 4, जैसे quadrilateral होता है आपका, वैसे quadrupole, quadro means 4, pole means magnetic pole. The magnetic field lines between the magnets is marked. What are the poles of the magnet P, Q, R and S? P, Q, R, S क्या है? बहुत इजी सवाल है, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है वो तो कर लेगा आराम से। जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही होती है वो नॉर्थ पोल होता है, जहां पे जा रही होती है वो साउथ पोल होता है। तो निकल क्यू से रही है ना, तो ये हो गया नॉर्थ। निकल एस से रही है, ये भी हो गया नॉर्थ। पी हो जाता है साउथ, आर हो जाता है साउथ। बहुत सिंपल सवाल है ना। तो पी साउथ है, आर साउथ है, क्यू एन है, एस भी नॉर्थ है। बिल्कुल यस, करेक्ट। हाँ जी। द फिगर बिलो शोज 2 मैग्नेट्स एक्स एंड वाई केप्ट नियर ईच अदर। ठीक है, their poles are not marked but the magnetic field lines are shown in the figure. सही है, पोल्स तो मार्क नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रहे हैं, तो हम मार्क कर देते हैं खुद से। ठीक है, तो जहां से निकल रही है वो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, तो मतलब दोनों नॉर्थ पोल नजदीक आ रही है, तो ये रिपल होनी चाहिए। बेसिकली वही पूछ रहा होगा। If magnet X is moved towards magnet Y is indicated by the arrow, will the 2 magnets attract or repel? It is definitely going to repel. Justify your answer by describing how you interpret the field lines. जहां से निकल रही होती है नॉर्थ पोल, वही आपको एक्सप्लेन करना है, सेम टू सेम। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। ओके, ये दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल होगा। यस, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल। हाँ, ये इंटरेस्टिंग, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल ही है। ओह गॉड, ठीक है, काफी प्यारा लग रहा है भाई, देखने में बहुत हार्ड सवाल लग रही है ना। देखते हैं, आजा। द इमेज बिलो शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर प्लेस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो ये दोनों मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, तो आइडियली नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे दिखनी चाहिए? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी आ रही होनी चाहिए, स्ट्रेट। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ये जो सेंटर में डॉट दिख रही है ना आपको,
वहां पे हमने कंडक्टर रख दिया परपेंडिकुलर, जो आउट ऑफ द पेज आ रही होगी मेरे ख्याल से, आउट ऑफ द प्लेन। देखा, द वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, यानी कि करंट आ रही है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ एक करंट आ रही है, बाहर की तरफ एक वायर को ऐसा रखा हुआ है, तो करंट ऐसे दौड़ रही है। तो क्योंकि वो करंट दौड़ रही है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, है ना भाई। एक वायर हमने रख दी तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, आपका जो ये स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड था पोल्स के मैग्नेट की वजह से वो डिस्टॉर्ट हो गया। तो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आने लग गया, डिस्टॉर्ट हो गया थोड़ा सा। वो डायग्राम आपको यहां पे दिख रहा है, समझ गया बात को, ठीक है। The resulting shape of the magnetic field is shown as A. Draw arrows on the magnetic field lines to mark the direction of the magnetic field. बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है भाई। तो पहले तो हम नॉर्थ से साउथ को बना लेते हैं, बना दिया। इसका बनाना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब बताया जा रहा है कि करंट बाहर की तरफ है तो आपको यहां पे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां पे आप बोलोगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखोगे। तो करंट बाहर की तरफ आ रही है तो थंब को बाहर की तरफ रखोगे, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी वो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे आप देखोगे ऐसे घूम रही है जो होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे बनाना है हमें, बस बराबर बन गया हमने। अब दोबारा क्या भाई, पहला सवाल हो चुका है। इन द इमेज अबव द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट एक्स, लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट एक्स, वो एक्स मार्क दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट एक्स इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर टू द राइट साइड। हाँ बिल्कुल सही है। व्हाट फीचर इन द इमेज इंडिकेट्स दिस, भाई यहां पे आप देखोगे कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बहुत क्लोज एक दूसरे से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब क्लोज होते हैं इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रॉन्ग है, और राइट साइड में देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर एक दूसरे से, इंडिकेटिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लेस देयर। ठीक है, ये भी हो गया, काफी अच्छा सवाल है, देख रहा है, ये आपके सिलेबस में है। दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर, ये भी अच्छा सवाल है, वो भी निकाल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका फोर्स निकालने के लिए आपको अप्लाई करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फादर थंब फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर, चाइल्ड फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड करंट मिडिल फिंगर। ठीक है, तो करंट कहां जा रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रही है तो मिडिल फिंगर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को जा रही है तो इंडेक्स फिंगर नीचे, करेक्ट है। तो भाई करंट बाहर की तरफ जा रही है तो मिडिल फिंगर बाहर की तरफ, इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है। फोर्स कहां दिख रहा है आपको, फोर्स आपको इस तरफ दिख रहा है जो होती है ईस्ट, या तो टूवर्ड्स, मैं ऐसे खड़ा होगा तो टूवर्ड्स माई लेफ्ट। ठीक है, आप लोग के लिए होगा टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो टूवर्ड्स राइट होना चाहिए इसका जवाब सी का। ठीक है, टूवर्ड्स राइट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। डी, नेम एंड स्टेट द रूल यू यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन सी इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं सारा जवाब सही है कि नहीं हमारा। तो हमने डायग्राम बराबर बनाया, क्राउडेड वाला पार्ट बराबर बताया, टुवर्ड्स द लेफ्ट बोला जा रहा है, वायर एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर हम वायर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तब टुवर्ड्स द लेफ्ट है, अगर आप सामने से देखोगे तो फिर आपको डेफिनेटली टुवर्ड्स द राइट दिखाई देगी। अरे एक सेकंड भाई, हाँ ये आपके लिए राइट है ना, ये आपके लिए राइट है, लेकिन जब आप इसको सवाल में कर रहे होगे तभी तो राइट ही आएगी आपको। टुवर्ड्स द राइट ही है, लेफ्ट कैसे हो रहा है ना। टुवर्ड्स द राइट ही है, यहाँ पे लेफ्ट तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, या तो मेरे को गलत दिख रहा है यहाँ पे। टुवर्ड्स द करंट तो बाहर की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। टुवर्ड्स द राइट ही है कि नहीं। तो अगर आप डायग्राम के पर्सपेक्टिव में देख रहे हो तो लेफ्ट है, सामने से देख रहे हो तो राइट है। तो मे भी बेटर ये होगा कि ऐसे सवाल जब आ जाते तो आप पर्सपेक्टिव लिख देना, व्हेन लुक्ड फ्रॉम फ्रंट इट लुक्स टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, बाकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला बात सही है आपका। ठीक, ओ कर लिया हमने भाई, खत्म। So I think we have taken 1 hour and 15 minutes way before what we expected it to be done. Thank you so much for watching this video, people, and thank you so much for creating such a big demand for this particular video. Really means a lot. मैं इस वीडियो को इमीडिएटली अपलोड करने वाला हूँ अभी, ताकि आप लोग देख सको जितना जल्दी हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट फॉर एवरी सेशन यू हैव बीन पुटिंग। कोशिश करिएगा कि भाई आगे आने वाले सेशंस में आप भाग लो और जितने जल्दी हो सके अपने टॉपर बनने के सपने को पूरे करें और पास होने के सपने को भी डेफिनेटली पूरे करें। तो फोड़ा है 10th ग्रेड में, फोड़ो, मचाओ और जिंदगी को हमेशा कहना, हे जिंदगी
चल खेलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस पीपल।